नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में संविधान सभा के बारे में चर्चा करना आरंभ किया था। संविधान सभा में मैंने आप लोगों को संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये बता दिया था मैंने कि भारत में आप देखेंगे कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की मांग को, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो इस कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया था? इस कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था और इसी कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा और भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। इन संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और इसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को ही, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद अगली बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस 11 दिसंबर 1946 की बैठक में आप लोगों ने देखा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक हुई, जिसमें आपने देखा था कि नेहरू जी के द्वारा कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया था? तो नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा भारत में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव मैंने आप लोग को बताया था कि आगे चल करके आपके प्रस्तावना का आधार बना था, आपके प्रियम्बल का आधार बना था, है ना। तो ये सब चर्चाएं हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम लोग संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और संविधान सभा के जो अन्य कार्य रहे हैं भारत में, उन अन्य कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे। तो आइए जरा चर्चा करते हैं संविधान सभा की समितियों के ऊपर। तो अगला हेडिंग होगा आपका क्या? संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां और संविधान सभा की समितियों में जो सबसे पहली समिति हम लोग पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति रही है संविधान सभा में, उस समिति का नाम है संविधान सभा की प्रारूप समिति। संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसे अंग्रेजी में आप लोग ड्राफ्टिंग कमेटी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति की देखें अगर, तो प्रारूप समिति का गठन आप देखिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? प्रारूप समिति का कार्य था भारतीय संविधान का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, भारतीय संविधान का जो पूरा का पूरा प्रारूप है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाएगी, क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में शामिल की जाएंगी, ये सब सारी चीज़ें तैयार करने का काम दिया गया था किसे? प्रारूप समिति को। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर देखा जाए, अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, अंबेडकर की बात किए बिना संविधान पर चर्चा करना, संविधान सभा पर चर्चा करना, ये बेईमानी से सिद्ध होगी। मतलब बिना अंबेडकर के आप संविधान सभा की चर्चा संपन्न नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें दोस्तों, तो उस समय के पूरे अगर आप कालखंड को देखिए तो सबसे पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति हुआ करते थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर 4 पीएचडी डिग्रियां हासिल करने वाले अकेले व्यक्ति थे उस समय। लोग 1 पीएचडी 2 पीएचडी की बात करते हैं, उस समय डॉक्टर अंबेडकर अकेले 4 पीएचडी करने वाले व्यक्ति थे भारतीय संविधान में।
बहुत पढ़े लिखे और बहुत योग्य व्यक्ति हुआ करते थे। कौन? डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर को आप देखिए तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। इस प्रारूप समिति में आप देखेंगे तो इस प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सात सदस्य थे इस प्रारूप समिति में। टोटल मेंबर की अगर बात देखी जाए तो टोटल मेंबर इसमें कितने थे? तो कुल 7 सदस्य थे। एक सदस्य तो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरे सदस्य की अगर मैं बात करूं, पहले सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति में, दूसरे सदस्य की बात करें तो उनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य हुआ करते थे। तीसरे सदस्य की बात करें तो तीसरे सदस्य थे एन गोपाला स्वामी आयंगर। एन गोपाला स्वामी आयंगर तीसरे सदस्य थे, एन गोपाला स्वामी आयंगर। चौथे सदस्य की बात करें तो उनका नाम था के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी इस प्रारूप समिति के चौथे सदस्य थे। पांचवें सदस्य की बात करें तो एन माधवराव। पांचवें सदस्य की बात करें तो नाम क्या है? एन माधवराव। एन माधवराव इस संविधान सभा की प्रारूप समिति के पांचवें सदस्य थे। छठवें सदस्य की बात करें तो टीटी कृष्णामाचारी। छठवें सदस्य कौन थे? तो छठवें सदस्य थे टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी इस प्रारूप समिति के छठवें सदस्य थे। और सातवें सदस्य की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सातवें सदस्य यहाँ लिख दे रहे हैं, सातवें सदस्य थे, इसमें नाम था इनका सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये आप देखेंगे इस प्रारूप समिति के 7 सदस्य हुआ करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति को एक और नाम से जानते हैं, प्रारूप समिति को आप लोग पांडु लेखन समिति के नाम से भी जानते हैं। पांडु लेखन समिति, पांडु लेखन समिति भी कहते हैं किस समिति को? तो पांडु लेखन समिति भी हम कहते हैं संविधान की प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति की बात करें दोस्तों तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, ये बनाई कब गई थी ये समिति? तो प्रारूप समिति का गठन जो था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इस आप देखेंगे प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इस प्रारूप समिति के द्वारा ही आप देखेंगे तो संविधान का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया। और इसी प्रारूप समिति ने आप देखेंगे तो पूरा संविधान इकट्ठा किया। ठीक है, अब इसके बाद प्रारूप समिति के बाद की बात करें। अच्छा, यहीं पर एक चीज और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो चुनाव था वो चुनाव कहाँ से किया गया, कहाँ से चुन कर के आए संविधान सभा में? तो देखिए जरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए जब चुनाव हो रहे थे तो आरंभिक समय में ये चुनकर के आए थे पूर्वी बंगाल से, है ना। इनका चुनाव हुआ था कहाँ से? तो इनका चुनाव हुआ था पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल से ये मुस्लिम लीग की सहयोग से चुनाव जीत करके भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और भारत की बहुत सारी सीटें, भारतीय संविधान सभा की बहुत सारी सीटें कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। तो जब पाकिस्तान में सीटें चली गई तो इनकी सीट खाली हो गई भारत में, और ये भारत में संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। तो अब क्या करें? तो अब हुआ ये कि गांधी जी के निर्देश पर पुनः इन्हें संविधान सभा में शामिल किया जाना था। और इसके लिए गांधी जी ने उस समय मुंबई में आप देखेंगे, उस समय मुंबई के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनके पास गांधी जी ने लेटर लिखा और गांधी जी ने लेटर लिख करके कहा कि वहाँ पर एक सीट खाली कराई जाए। और वहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था एम आर जयकर। एम आर जयकर ने
अपनी सीट खाली की और एम आर जयकर की सीट खाली करा करके यहाँ दोबारा निर्वाचन कराया गया और दोबारा निर्वाचन करके एम आर जयकर की जगह पर मुंबई से भेजा गया किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो संविधान सभा में ये अंततः कहाँ से शामिल हुए थे? तो अंततः ये शामिल हुए थे मुंबई से। और आरंभिक समय में कहाँ से शामिल हुए थे? तो आरंभिक समय में शामिल हुए थे पूर्वी बंगाल से। क्लियर होगी बात इतनी? बहुत बढ़िया। तो चलिए जरा आगे अन्य समितियों की चर्चा करते हैं और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण समितियां पूछी जाती हैं। तो चलिए जरा संविधान सभा के अन्य समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जहां से हमारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा कि जैसे बताइए संविधान सभा का जो संघीय समिति थी उस संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो प्रांतीय समिति थी उस प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं इन समितियों से। तो आइए जरा समितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर मैं पहली समिति की बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, उस समिति का नाम था संविधान सभा की संघीय समिति। संविधान सभा की संघीय समिति, जिसे आप लोग संघीय संविधान समिति के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। और संघीय संविधान समिति की बात करूं तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके यहाँ पर लिख लीजिएगा अध्यक्ष, तो काम बन जाएगा हमारा। चलिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति कौन सी है? तो दूसरी समिति का नाम है संघीय शक्ति समिति। और संघीय शक्ति समिति की बात करें तो संघीय शक्ति समिति के भी अध्यक्ष हैं आपके कौन? तो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके भी अध्यक्ष हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति। तीसरी समिति की बात करें तो राज्यों से संबंधित समिति। तीसरी समिति कौन सी है? तीसरी समिति है राज्यों से संबंधित समिति। जरा ध्यान से सुनिएगा, राज्यों से संबंधित समिति। और राज्यों से संबंधित समिति की बात करें तो इसके भी अध्यक्ष हैं आपके कौन? तो इसके भी अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से संबंधित समिति जो थी संविधान सभा में, तो राज्यों से संबंधित समिति मतलब कौन सा राज्य भारतीय संविधान में शामिल किया जाएगा, कौन कौन से राज्यों को। देखिए जब भारत का संविधान सभा बन रहा था तो उस समय का भारत आप सबको पता है कि उस समय का भारत देशी रियासतों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत में बटा हुआ था। तो अब इन अंग्रेजों ने क्या किया कि देशी रियासतों को ये अधिकार दे दिया था कि वो चाहें तो संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं और वो न चाहें तो संविधान सभा में शामिल न हो। तो इसीलिए इन देशी रियासतों से, इन लोगों से बातचीत विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई थी कौन सी समिति? तो राज्यों से संबंधित समिति। अगली समिति की बात की जाए तो अगली समिति थी प्रक्रिया व नियम समिति। प्रक्रिया व नियम समिति। प्रक्रिया व नियम समिति। और यहीं पर एक और समिति हम लोग नोट कर लेते हैं जिसका नाम है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। प्रक्रिया नियम समिति और कार्य संचालन समिति। इन दोनों समितियों की बात करें तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष आप देखेंगे तो अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों समितियों की बात करें तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे अगर बात करें तो अगली जो इम्पोर्टेंट समिति, बहुत इम्पोर्टेंट समिति थी ये, जिसका नाम था मौलिक अधिकार। मौलिक
अधिकार, मौलिक अधिकारों, कॉमा, अल्पसंख्यकों, कॉमा, जनजातियों, कॉमा, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति रही है। मौलिक अधिकारों, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके संविधान में, अल्पसंख्यक, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है ना, और इन सारी चीजों से संबंधित जो समितियां थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? उन समितियों के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगली समिति 6वीं 7वीं, जिसका नाम है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे कौन? तो इसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? तो इसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति। अच्छा जी, ये जो देखते हैं आप लोग मौलिक अधिकारों वाली समिति, इस समिति की 5 प्रमुख उप समितियां थी। बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से समझिएगा। 5 प्रमुख उप समितियां थी मौलिक अधिकारों वालों में, जिसमें आप देखेंगे एक समिति थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार उप समिति। एक समिति थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार उप समिति। और मौलिक अधिकार उप समिति को देखेंगे तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति, यही नोट कर दे रहे हैं, है ना। अगली समिति 8वीं, मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति। और मौलिक अधिकार उप समिति पूछ लेता है एग्जाम में, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, एक और उप समिति थी इसी में, जिसका नाम है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति। और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी। डॉक्टर H.C. मुखर्जी। तो ये इस अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति की, मौलिक अधिकार उप समिति की, देखिए वैसे तो 5 प्रमुख उप समितियां थी, लेकिन आपका काम इन्हीं दोनों से चल जाएगा। इन दोनों को अच्छे से तैयार कर जाइएगा। एक मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष हैं कौन? जेबी कृपलानी। और एक है आपकी अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर H.C. मुखर्जी। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद अन्य और भी बहुत छोटी छोटी समितियां संविधान सभा में थी। जैसे एक समिति का नाम था, अगर आप लोग सुने हो, जिसका नाम था कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नाम था इनका के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, याद रखेंगे इनको। अगली समिति देखी जाए जो छोटी समिति थी, नाम था उसका राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज समिति। और राष्ट्रीय ध्वज समिति की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति की बात करें तो अगली समिति थी वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति की बात करें
तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष हुआ करते थे। नाम था क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति थी जिसका नाम था सदन समिति, तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, नाम था इनका पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, याद रखिएगा इनका नाम पट्टाभी सीतारमैया। अगली जो समिति थी उसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति जो थी, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे एस वरदाचारी। नाम था क्या? एस वरदाचारी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोग को, तो एस वरदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में इनका चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी समिति है जिसके अध्यक्ष संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, नाम था इनका क्या? एस वरदाचारी। और सर्वोच्च न्यायालय से जो संबंधित समिति थी कि सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार से उसकी स्थापना की जाएगी, कौन कौन से मामले, कैसे कैसे मामले सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे, ये सब सारी बातें इस समिति के द्वारा डिस्कस की गई थी। और इस समिति के अध्यक्ष थे, नाम था इनका क्या? एस वरदाचारी। चलिए जरा अगली समिति की बात करें, तो अगली समिति थी आपकी कौन सी? अगली समिति का नाम है नागरिकता संबंधी समिति। नागरिकता संबंधी समिति। और नागरिकता संबंधी समिति के भी आप देखेंगे अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। नागरिकता संबंधी समिति के भी अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। और एक समिति थी जिसका नाम था प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति। और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष देखें तो नाम था उषा नाथ सेन। नाम क्या था? उषा नाथ सेन। तो ये संविधान सभा की कुछ छोटी समितियां थी। नाम है कार्य संचालन समिति, अध्यक्ष हैं के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति थी एस वरदाचारी। नागरिकता संबंधी समिति, इसके भी अध्यक्ष हैं एस वरदाचारी। और प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। क्लियर हो गया? तो ये हो गई आपकी संविधान सभा की समितियां। तो चलिए जरा यहीं पर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि संविधान सभा ने और क्या क्या कार्य किए हैं, संविधान सभा के अन्य कार्य क्या थे। संविधान सभा के कार्य, चलिए पहली बात तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए, जैसे आप लोगों से एग्जाम में सवाल बनता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, है ना? ये सब सवाल कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है। तो देखिए संविधान के निर्माण में अगर देखा जाए तो आप सबको पता होना चाहिए कि संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे, है ना? संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। और संविधान के निर्माण में कुल पैसा कितना खर्च हुआ था, तो कुल पैसे खर्च हुए थे 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें अर्थात कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे, तो देखिए सत्रों की बात करें तो 11 सत्र आयोजित किए गए थे संविधान सभा के। लेकिन अगर अंतिम बैठक को मिला लिया जाए तो अंतिम बैठक को मिला करके इसके सत्रों की संख्या हो जाती है 12। तो वैसे अगर एग्जाम में सवाल पूछे तो 11 सत्र, लेकिन अगर कुल बैठकों की बात करूं मैं तो कुल बैठकें हुई थी कितनी, 12।
तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम सत्र भी मिला लिया जाए तो कुल सत्रों की संख्या हो जाती है कितनी? 12। चलिए अब एक सवाल कि संविधान जो था हमारा, ये संविधान बनकर के तैयार कब हो गया? संविधान हमारा कब बनकर के तैयार हुआ? तो आप लोग को पता होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को, ध्यान से समझिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था? बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को क्या कर लिया गया था? तो अंगीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और इसी दिन आप देखेंगे, इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने बहुत सारे अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया था। करीब करीब 15 अनुच्छेद थे और उन 15 अनुच्छेदों को भारत में लागू भी कर दिया गया था। आगे चल करके आप 26 जनवरी को देखेंगे, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? पूर्ण रूप से लागू किया गया था, पूरी तरीके से लागू किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के जो प्रमुख 15 अनुच्छेद थे, उन प्रमुख अनुच्छेदों को, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों को क्या किया गया था? लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। पूर्णतः लागू कब किया गया था संविधान? तो पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए आप लोग इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे संविधान के प्रारूप पर जो चर्चा थी, वो संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितने दिनों तक चली थी? तो चर्चा की बात करें तो 114 दिन, 114 दिन तक प्रारूप पर विचार किया गया था। प्रारूप पर विचार किया गया था 114 दिन। अगला सवाल, हमारे संविधान को कितनी बार पढ़ा गया? कितनी बार संविधान का वाचन किया गया था? तो याद रखिएगा, हमारे संविधान का 3 बार वाचन किया गया था। हमारा संविधान 3 बार पढ़ा गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक की अगर मैं बात करूं तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। इसी दिन संविधान सभा क्या हो गई? इसी दिन संविधान सभा आपकी भंग हो गई थी। लेकिन ये संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती रही, संसद के रूप में कार्य करती रही 1952 तक, जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाएगा और जब तक देश में अगला संसद चुन नहीं लिया जाएगा, तो संसद के रूप में ये कार्य करती रहेगी 1952 तक। लेकिन अंतिम बैठक के दिन ही इसको क्या कर दिया गया था? इसको भंग कर दिया गया था। आगे की बात करें तो जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो हमारे संविधान का आकार अगर देखा जाए, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो इस संविधान का आकार देखा जाए तो इस संविधान में क्या क्या चीजें शामिल थी? तो एक थी आपकी क्या? प्रस्तावना, ठीक है। अगला, इस संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान की बात कर रहा हूं, इसमें कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। 8 अनुसूचियां थी। 8 क्या थी? 8 आपकी अनुसूचियां थी। और आपको पता होगा 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा का मुहर था, है ना, हाथी। संविधान सभा के मुहर की बात करें, प्रतीक की बात करें, तो इसका मुहर था हाथी। अगर हम बात करें कि संविधान का सुलेखन किसने किया? सुंदर सुंदर लिखने। देखिए, मूल संविधान हमारा किस भाषा में लिखा गया है? तो मूल संविधान हमारा इंग्लिश में लिखा गया है। और मूल संविधान का अगर देखें, सुलेखन किसने किया, सुंदर सुंदर लिखने का काम किसने किया? तो इसको लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को सुंदर सुंदर लिखने का काम किया था और इनको 6 महीने लगे थे, 6 मंथ।
6 महीना लगा था इनको संविधान को लिखने में, सुंदर सुंदर अंग्रेजी में। इटैलिक भाषा में मूल संविधान हमारा अंग्रेजी में लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। अच्छा जी, हिंदी में किसने लिखा है? अंग्रेजी में तो इन्हीं ने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। हिंदी में तो हिंदी में लिखने का काम किया है वसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में लिखने का काम किया है वसंत कृष्ण वैद्य ने। मूल संविधान को हिंदी में लिखने का काम किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने। अच्छा जी, हमारे संविधान का सजावट किसने किया? तो ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग बात करें सजावट की, सजावट किसने किया? तो 2 लोगों ने किया था, याद रखिएगा, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। 2 लोगों ने किया, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। ये दोनों शांति निकेतन के सदस्य हुआ करते थे और इन्होंने ही संविधान को सुंदर सुंदर सजाने का काम किया था, उस पर आकृतियां बनाने का काम किया था। किसने? तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। 1949 में संविधान सभा ने भारत को संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल का सदस्य घोषित किया था। राष्ट्रमंडल का सदस्य घोषित किसने किया था? तो किया था संविधान सभा ने। दूसरी चीज, हमने आप देखिए राष्ट्र ध्वज जो हमारा ट्राई कलर है, तिरंगा, तो इस ट्राई कलर तिरंगे को हमने कब अपनाया? ध्यान से सुनिएगा। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। चलिए जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने का जो डिजाइन था राष्ट्रीय ध्वज का, ये किसने तैयार किया था? ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल आपसे बनेगा कि हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, देखिए 24 जनवरी 1950, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जनवरी 1950। इसी दिन आप देखेंगे कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान इन दोनों को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन और वंदे मातरम, इन दोनों को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया था। अच्छा जी, 24 जनवरी 1950 को ही एक और काम हुआ था। क्या? 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए थे। तो 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए संविधान सभा के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गई बात इतनी? तो ये सारी चीजें थी संविधान सभा के बारे में, और आज ये संविधान सभा का चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।